गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए थे, जो कि यूपी हायर एजुकेशन से संबंधित था। इस सेशन में हम यूनिट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। कंप्यूटर की बुनियादी बातें। कंप्यूटर ने मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है, जो मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। यह एक अद्भुत यंत्र है। इसके द्वारा न केवल हमें विश्व भर की जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं, अभी तो इसमें चलने वाले असंख्य अनुप्रयोग एप्लीकेशन हमारे जटिल कार्यों को आसान भी बनाते हैं। कंप्यूटर का अर्थ, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। सामान्यतः कंप्यूटर को आंकड़ों को प्रोसेस करने का यंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को ग्रहण कर उस पर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है और हमें इच्छित परिणाम प्रदान करता है। जिन निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर काम करता है उन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं। जिन निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर काम करता है उन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं। जैसे हम कोई इनपुट डेटा के रूप में प्रोवाइड करते हैं तो इसमें प्रोसेसिंग होती है, यानी डेटा के रूप में हम इनपुट को हम डेटा के रूप में देते हैं तो डेटा का प्रोसेसिंग होता है। फिर प्रोसेसिंग होकर डेटा का हमें आउटपुट इंफॉर्मेशन के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर कहा जाता है। फिर से इनपुट हम डेटा के रूप में देते हैं और फिर डेटा का प्रोसेसिंग होता है और फिर यही प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। कंप्यूटर की उपयोगिता, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कार्य क्षमता, उपयोगिता, उत्पादन के कारण आज कंप्यूटर मानव जीवन का एक अंग बन गया है। आज कंप्यूटर का प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में बहुतायत से हो रहा है। विभिन्न स्थानों में रहने वाले व्यक्ति कंप्यूटर की मदद से एक दूसरे से आसानी से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। कंप्यूटर के प्रयोग ने कागजी काम को काफ़ी कम कर दिया है। उदाहरण के लिए किसी भी कंपनी के लेखा प्रणाली अकाउंटिंग सिस्टम पर दृष्टि डाली जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बैलेंस शीट बनाने के लिए परंपरागत तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो लगभग 1 महीना लग जाएगा, जबकि कंप्यूटर के प्रयोग से यह काम कुछ ही घंटों में पूरा किया जा सकता है। हाथ से बनाई हुई मैनुअली बैलेंस शीट में त्रुटियाँ, होने की अधिक संभावना रहती है और इनमें सुधार करना इतना आसान नहीं होता है। किंतु यदि इस बैलेंस शीट को कंप्यूटर पर बनाया जाए तो गलतियां होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है और जो थोड़ी बहुत गलतियां हो भी जाएगी उन्हें बिना दोबारा बैलेंस शीट बनाए सुधारा भी जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित शीर्षकों में दर्शाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में, यानी शैक्षिक स्कूल एवं कॉलेजों में कंप्यूटर का उपयोग इस रूप में किया जाता है कि छात्रों को बेहतर और आसान तरीके से शिक्षा प्रदान की जा सके। इंटरनेट के प्रयोग से छात्र किसी भी विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये देखने में आया है कि कंप्यूटर की मदद से किसी भी अरुचिकर विषय को रुचिकर तथा सरल बनाने के लिए ग्राफिक्स एवं एनिमेशंस का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्व। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अन्वेषण या फिर अन्वेषण मतलब इन्वेंशन और शोध को पूरा करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर की मदद से वैज्ञानिक भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाते हैं।
नेक्स्ट है मनोरंजन में कंप्यूटर की उपयोगिता। कंप्यूटर का प्रयोग केवल गंभीर कार्यों के लिए ही नहीं होता है। इसमें हमारे मनोरंजन के साधन जैसे कंप्यूटर गेम्स, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर गेम्स, मल्टीमीडिया अनुप्रयोग, संगीत आदि की सुविधा भी मौजूद रहती है। बच्चों और बड़ों सभी को लुभाने में इस छोटी सी मशीन का बहुत बड़ा हाथ है। नेक्स्ट हेडिंग इज कंप्यूटर की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। गति, यानी कि कंप्यूटर की विशेषता में जो पहली विशेषता है वो स्पीड की है। कंप्यूटर की गणना करने की गति मानव की गणना करने की गति से कई गुना अधिक होती है। उदाहरणार्थ अगर हम किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए परंपरागत तरीके का प्रयोग करेंगे तो लगभग 1 महीना लग जाएगा, जबकि कंप्यूटर के प्रयोग से यह काम कुछ ही घंटों में पूरा किया जा सकता है। दूसरा उपयोगिता है कंप्यूटर की, दूसरा विशेषता, सेकंड विशेषता है कंप्यूटर की एक्यूरेसी। कंप्यूटर से हमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह शुद्ध होते हैं। साथ ही यह भी आवश्यक है कि अधिकाधिक शुद्ध परिणामों के लिए कंप्यूटर में इनपुट किया गया डेटा शुद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। उच्च संग्रह क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर अपनी स्मृति में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर एक निर्देश से किसी भी सूचना को देखा या पढ़ा जा सकता है। अगली विशेषता है विश्वसनीयता, जिसे हम रिलायबिलिटी के नाम से जानते हैं। मनुष्य से अगर 1000 अंकों का जोड़ लगवाया जाए तो उसके परिणाम विभिन्न समय पर अंतराल पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जबकि कंप्यूटर प्रत्येक बार समान परिणाम ही प्रदर्शित करेगा। गोपनीय जानकारियों को रखने के लिए कंप्यूटर सर्वोत्तम स्थान है, क्योंकि कंप्यूटर में अनेक सूचना प्रबंध तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिनसे सूचना एवं जानकारियों को एक गलत व्यक्ति द्वारा प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। नेक्स्ट विशेषता है, अगली विशेषता है उद्देश्य या फिर वर्सेटाइल। कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय मशीन है जिससे अनेक कार्यों को संपादित किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग समाज के प्रत्येक वर्ग में आज की आवश्यकता बन गया है। गणना करने, संगीत सुनने, सूचना समय संचय करने, फिल्म देखने, मकान का नक्शा बनाने आदि में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डेटा एवं सूचना। डेटा क्या है? व्हाट डू यू मीन डेटा? असिद्ध तथ्यांक और सांख्यिकी का समूह जिस पर प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है उसी को हम डेटा कहते हैं। फिर से, असिद्ध तथ्य अंक और सांख्यिकी का समूह जिस पर प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है डेटा कहलाता है। व्हाट डू यू मीन प्रक्रिया या फिर प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग क्या होता है या फिर प्रक्रिया क्या है? डेटा जैसे अक्षर, अंक, सांख्यिकी या किसी चित्र को सुव्यवस्थित करना, उनकी गणना करना प्रक्रिया कहलाती है। डेटा को संकलित कर जांचा जाता है। डेटा को संकलित करके या फिर कलेक्ट करके उसका परीक्षण किया जाता है या फिर जांचा जाता है और किसी क्रम में व्यवस्थित करने के बाद संग्रहित कर लिया जाता है। इसके बाद इसे विभिन्न कार्यों जैसे जिन्हें सूचना की आवश्यकता है को भेज दिया जाता है। प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों का समावेश होता है, यानी कि प्रोसेस में निम्नलिखित पदों का समावेश होता है। पहले नंबर पे कैलकुलेशन होता है, यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना। दूसरे नंबर पे कंपैरिजन करना या फिर प्रोसेसिंग करना। कंपैरिजन मतलब तुलना करना, बराबर, बड़ा, छोटा। निर्णय लेना, किसी शर्त के आधार पर विभिन्न अवस्थाएं। तर्क, आवश्यक परिणाम को प्राप्त करने के लिए पदों का क्रम। केवल संख्याओं या अंकों की गणना को ही प्रक्रिया नहीं कहते हैं। कंप्यूटर की सहायता से दस्तावेजों में त्रुटियां ढूंढना, टेक्स्ट को व्यवस्थित करना आदि भी प्रक्रिया कहलाती है। व्हाट डू यू मीन सूचना? इंफॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन इंफॉर्मेशन? यह सूचना क्या होता है? जिस डेटा पर प्रक्रिया हो चुकी हो, यानी जिस डेटा पर प्रक्रिया हो चुकी हो एवं उसका कोई अर्थ निकलता हो वह सूचना कहलाती है। यानी कि अर्थपूर्ण केवल जो रहेगा, मतलब कि जिसका कोई अर्थ निकलेगा वही इंफॉर्मेशन कहलाता है। अर्थपूर्ण तथ्य, अंक या सांख्यिकी सूचना होती है। दूसरे शब्दों में डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। सूचना निम्नलिखित कारणों से अति आवश्यक और सहायक होती है।
यह वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायता करती है। दूसरे पॉइंट पे दिया है, यह भविष्य का मूल्यांकन करने में सहायक है। सूचना के गुण, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। हम जानते हैं कि सूचना किसी प्रणाली के लिए अति आवश्यक कारक है, इसलिए सूचना में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए इन्फॉर्मेशन में? तो इन्फॉर्मेशन में अर्थपूर्णता होनी चाहिए, विस्मयकारी तत्व होना चाहिए, पूर्ण जानकारी से सहमति होनी चाहिए, पूर्व जानकारी में सुधार होना चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, मतलब ब्रीफनेस होना चाहिए, प्योरिटी या फिर यथार्थता, फैक्चुअल या फिर ये प्योरिटी होना चाहिए इसमें। तो ये सभी किसके बारे में बताया गया है? तो इंफॉर्मेशन के क्वालिटी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वालिटी क्या है? तो समयबद्धता है। और नेक्स्ट है आपका कार्य संपादन में सहायक। मूल इकाइयाँ, फंडामेंटल यूनिट्स। मूल इकाइयाँ में क्या क्या आता है? तो फंडामेंटल यूनिट्स के अंतर्गत आपका बीट आता है। 8 बीट बराबर कितना होता है? तो 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। गलत, इसको यहीं पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। और 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है। और 1024 के भी बराबर 1 MB होता है। 1024 MB बराबर 1 GB होता है। 1024 GB बराबर 1 टेरा GB होता है, 1 टेरा GB होता है। और 1024 टेरा GB बराबर 1 पेंटा GB होता है। फिर 1024 पेंटा GB बराबर 1 एक्जा GB होता है, एक्जा बाइट होता है। एक्जा बाइट के नाम से उसे जानते हैं। बिट क्या होता है? यह कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि बिट जो होती है वो कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई होती है। यह स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करता है। यह बाइनरी डिजिट का छोटा रूप होता है। यानी बाइनरी डिजिट में 2 अंक आते हैं, एक तो कब 0 आता है, एक और 1 आता है। यही 2 अंक होते हैं किसमें? बाइनरी नंबर में। बाइट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाइट से आप क्या समझते हैं? यह कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई है, स्टैंडर्ड इकाई है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। कंप्यूटर की स्मृति में कीबोर्ड में दबाए गए प्रत्येक अक्षर, अंक अथवा विशेष चिन्ह ASCII कोड में संचित होते हैं। प्रत्येक ASCII कोड 8 बिट का होता है। इस प्रकार किसी भी अक्षर को स्मृति में संचित करने के लिए 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनती है। यही बताया गया है। 8 बिट बराबर 1 बाइट। नेक्स्ट है कैरेक्टर किसे कहते हैं? तो संख्याकों के अलावा वह संकेत जो भाषा और अर्थ बनाने के काम में आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ABCD EFGH IJK LMN OP Q R S T U V W X Y Z। कैपिटल में ABCD EFGH IJK LMN OP Q R S T U V W X Y Z। इसी में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह @ हैज, परसेंटेज पावर एंड स्टार ब्रैकेट। ये विभिन्न प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर सिस्टम समांतर कैरेक्टर को संचित करने के लिए ASCII कोड का उपयोग करते हैं। प्रत्येक कैरेक्टर 8 बिट का उपयोग करके संचित होता है। यानी कि 8 बिट का जरूरी उपयोग होता है प्रत्येक कैरेक्टर में। नेक्स्ट है कंप्यूटर का संक्षिप्त विकास क्रम। यानी कंप्यूटर का संक्षिप्त विकास क्रम। कंप्यूटर का विकास क्रम 30,000 वर्ष पुराना है। यानी कंप्यूटर का विकास क्रम जो होता है वो 30,000 वर्ष पुराना है। चीन ने सबसे पहले गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किया था। यानी चाइना ने सबसे पहले गणना करने के लिए एक यंत्र का आविष्कार किया था जिसका नाम अबेकस था। अबेकस तारों का एक फ्रेम होता है। अबेकस जो था वो तारों का एक फ्रेम होता है। इन तारों में प्लास्टिक या धातु के गोले पिरोए रहते हैं। इन तारों में प्लास्टिक या फिर धातु के गोले पिरोए रहते हैं। प्रारंभ में अबेकस का उपयोग व्यापारी गणनाएं
करने के लिए करते थे। यह मशीन अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने के लिए उपयोग की जाती है, यानी कि कैलकुलेशन किया जाता है इससे। यही है अबिकस। चाइना के द्वारा संशोधित सबसे सर्वप्रथम इसी का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, फिर 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र की विकास किया। इस यंत्र को एडिंग मशीन या फिर एडिंग मशीन कहा गया, क्योंकि यह मशीन केवल जोड़ या घटा सकती थी। यह मशीन घड़ी, वॉच और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। ब्लेज पास्कल यानी कि कैलकुलेटर का आविष्कार किए थे ब्लेज पास्कल। और पास्कल जो होता है किसका यूनिट होता है, तो प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। इससे कई दांतें युक्त चक्रियाँ, जिसे हम फुटेड व्हील्स के नाम से जानते हैं, थी, जो घूमती रहती थी। चक्रियों के दांतों पर 0 से 9 तक के अंक छपे रहते थे। प्रत्येक चक्री का एक स्थानीय मान या फिर पोजिशनल वैल्यू होता था, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि। प्रत्येक चक्री स्वयं से पिछली चक्री के एक चक्कर लगाने पर एक अंक घूमती थी। ब्लेज पास्कल ने एडिंग मशीन को पास्कलाइन कहते थे, यानी कि ब्लेज पास्कल के एडिंग मशीन को पास्कलाइन कहते थे। आज भी कार या बाइक के स्पीडोमीटर में यही यंत्र कार्य करता है। आज भी कार या बाइक के स्पीडोमीटर में यही यंत्र कार्य करता है। यही है, क्या है, पास्कलाइन, या फिर इसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये है आपका एडिंग मशीन है। ये पास्कलाइन मशीन के नाम से इसे कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में हो गया। अब 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी बुनकर वीवर जोसेफ जेकार्ड ने कपड़े बुनने के ऐसे यांत्रिक करघे या फिर लूम का आविष्कार किया, जो कपड़ों में स्वतः ही डिजाइन बना देता था। इस लूम की विशेषता थी कि यह कपड़े के डिजाइन को कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त पंच कार्डों से नियंत्रित करता था तथा पंच कार्ड पर छिद्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित करता था। यही है जेकार्ड लूम मशीन, जिसका प्रयोग जो है कपड़ा बुनाने में किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर के इतिहास में कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक समय स्वर्णिम युग माना जाता है। अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में यांत्रिक गणना मशीन विकसित की, जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया था। यानी कि फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है यहाँ पे। कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक समय स्वर्णिम युग माना जाता है। अंग्रेज के गणितज्ञ थे चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में यांत्रिक गणना मशीन विकसित की, जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया था। इसके बाद 1834 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया। डिफरेंस इंजन से एनालिटिकल इंजन, यही है आपका डिफरेंस इंजन। बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना और इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर, जिसे होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर किसे कहते हैं, होलेरिथ सेंसर टेबुलेटर सन 1890 में अमेरिका की जनगणना के कार्य को करने के लिए एक मशीन बनाई गई, जिसमें पंच कार्डों को विद्युत के द्वारा संचालित किया गया। सन 1896 में होलेरिथ ने पंच कार्ड यंत्र बनाने की पहली इलेक्ट्रिक टेबुलेटिंग और अकाउंटिंग मशीन कंपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेबुलेटिंग एंड अकाउंटिंग मशीन कंपनी बनाई। वर्ष 1911 ईस्वी में इसी कंपनी का नाम बदलकर कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी या फिर कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी कर दिया गया। यह वर्ष 1924 में इस कंपनी का नाम पुनः बदलकर IBM हो गया, जो कि आज विश्व की कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी हो गई है। क्या? IBM टेबुलेटिंग मशीन है।
देख लीजिए, इसमें टेबलेटिंग मशीन को दिखाया गया बढ़िया से। फिर 1944 में IBM के इंजीनियर एवं हार्डवेयर हार्वर्ड आइकन ने एक मशीन को विकसित किया जिसका नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल या फिर कैलकुलेटर ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर रखा गया। बाद में इस मशीन का नाम मार्क फर्स्ट रखा गया। यह विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इसमें 25 मील से अधिक लंबाई के तार तथा 1,75,000 से अधिक कनेक्शन थे। कौन सा है? तो मार्क फर्स्ट है। मार्क फर्स्ट का फीचर दिखाएगा। भारत में कंप्यूटर का विकास, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया। भारत में कंप्यूटर का विकास, तो यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होता है। HEC2M विश्व में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रादुर्भाव तो 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में ही हो गया था, लेकिन भारत में पहला कंप्यूटर वर्ष 1956 में 10 लाख रुपए में खरीदा गया था। इस कंप्यूटर का नाम HEC2M था तथा इसे कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसे हम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, में स्थापित किया गया। इस कंप्यूटर ने योजना आयोग, अब नीति आयोग हो गया है, द्वारा वार्षिक एक पंचवर्षीय योजना के निरूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कंप्यूटर भारत की अगली पीढ़ी के कंप्यूटरों की डिजाइन में भी उपयोगी साबित हुआ। टिफ्रैक क्या है? तो यह भारत का पहला स्वदेश निर्मित कंप्यूटर था, यानी टिफ्रैक जो था, यानी TIFRAC टिफ्रैक, यह भारत का पहला स्वदेशी निर्मित कंप्यूटर था। इस मशीन को पहली बार वर्ष 1955 में शुरू किया गया था। वर्ष 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इसका नाम टिफ्रैक रखा था। इसका पूरा नाम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। फिर से टिफ्रैक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो T से टाटा हो जाएगा, I से इंस्टीट्यूट हो जाएगा, एंड F से फंडामेंटल हो जाएगा, R से रिसर्च हो जाएगा, A से आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, C से आपका कंप्यूटर हो जाएगा। अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सोसाइटी, जिसे हम समीर के नाम से जानते हैं। यानी समीर का फुल फॉर्म क्या है? तो समीर का फुल फॉर्म क्या है? तो सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। यानी समीर का फुल फॉर्म क्या है? तो सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सोसाइटी, समीर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा मुंबई में प्रयोगशाला समीर सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च की स्थापना वर्ष 1984 में की गई। वर्ष 1984 में भोपाल गैस तरह से दिया था, माइक से रिलेटेड था। कार्बाइल के फॉर्मेशन के समय यह घटना हुई थी। यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम TIFR के नाम से जानते हैं। TIFR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो TIFR का फुल फॉर्म होता है टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च। मुंबई में वर्ष 1977 में स्थापित विशेष माइक्रोवेव उत्पादन इकाइयाँ, जिसे हम SMPU की एक शाखा ब्रांच है, जो माइक्रोवेव प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सक्रिय है। CDEC क्या है? तो CDEC प्रंगत संगणक विकास केंद्र, यानी कि प्रंगत संगणक विकास केंद्र, जिसे CDEC के नाम से जाना जाता है। समानांतर संसाधन प्रौद्योगिकी पर आधारित सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय पहल है। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य 100 मेगाफ्लॉप से अधिक अभिकलन क्षमता से युक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के उच्च कार्य निष्पादन करने वाली समानांतर कंप्यूटरों की डिजाइन, विकास एवं वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना है। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पाक्स, जिसे हम SPTI के नाम से जानते हैं, यानी SPTI का मतलब होता है भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पाक्स। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से वर्ष 1991
उद्देश्य से वर्ष 1991 में भारत सरकार संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक सोसाइटी के रूप में भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क्स की स्थापना की गई। यह आंतरिक इंजीनियरिंग संसाधनों का रखरखाव करता है। इसके बाद कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में बताया गया है, तो देख ही लेते हैं पहले इसको। नहीं, नेक्स्ट पेज को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग भारत में सुपर कंप्यूटर, यानी भारत में सुपर कंप्यूटर का आविष्कार के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसमें पहले नंबर का जो परम कंप्यूटर है, अमेरिका द्वारा भारत को क्रे सुपर कंप्यूटर देने से इनकार करने के बाद 1980 के दशक के अंत में भारत के सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यानी अमेरिका द्वारा भारत को क्रे सुपर कंप्यूटर देने से इनकार करने के बाद 1980 के दशक के अंत में भारत के सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1988 में प्रांगत संगणक विकास केंद्र, जिसे हम सीडेक के नाम से जानते हैं, सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसमेंट कंप्यूटिंग, यानी कि सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग होता है, की स्थापना की गई। परम पुणे स्थित सीडेक द्वारा डिजाइन एवं निर्मित सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है। परम 8000 परम श्रृंखला का पहला सुपर कंप्यूटर था, यानी परम 8000 था वो परम श्रृंखला का पहला सुपर कंप्यूटर था। इसका विकास वर्ष 1990 ईस्वी में एवं लॉन्च जो है इसको किया गया था 1991 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। इसे भारत का पहला स्वदेश निर्मित सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। किसको? परम 8000 को। क्रे कंप्यूटर से देने को इनकार कर दिया था यूएसए ने। परम पद्म नेक्स्ट कंप्यूटर है परम पद्म। वर्ष 2002 में विकसित परम पद्म सुपर कंप्यूटर की गणना क्षमता 1 टेराफ्लॉप से थी। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, जिसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो कि पुणे में स्थापित प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर की वर्तमान उच्च क्षमता कंप्यूटिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आरमैक्स 3.76 फ्लॉप्स पर सेकेंड है, जबकि राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में अवस्थित सुपर कंप्यूटर मिहिर की उच्च क्षमता कंप्यूटिंग 2.57 फ्लॉप्स पर सेकेंड है। नवंबर 2024 में विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई है। इस सूची में भारत के 6 सुपर कंप्यूटरों को स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें एरावत PSAI को वर्तमान में भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर का दर्जा दिया गया, जो सूची में 136वें स्थान पर है। इस सूची में अर्का को 188, अरुणिका को 189, प्रत्यूष को 268वां और अर्का AI/ML को 400वां, मिहिर को 1441वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितने को दर्जा मिला है? तो 136 सुपर। नेक्स्ट टेबल दिया है, किसके बारे में इस टेबल में डिस्कस किया गया है। तो इस टेबल में जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया गया है। यानी इस टेबल में किसके बारे में डिस्कस किया गया है? तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया गया है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आधार पर कंप्यूटर की पीढ़ियों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आधार पर कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी पीढ़ी है? तो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी एंड 5वीं पीढ़ी। पहले पीढ़ी में आपका क्या है? तो एक तरफ पीढ़ी दिया है, जनरेशन दिया, दूसरी तरफ उसका हार्डवेयर दिया, तीसरी तरफ उसका सॉफ्टवेयर दिया और तीसरी तरफ उसका कैरेक्टरिस्टिक दिया है, लास्ट में उसका उदाहरण दिया है। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम पीढ़ी में आपका फर्स्ट पीढ़ी में क्या आता है? तो प्रथम पीढ़ी में दिया है
प्रथम पीढ़ी जो है 1942 से लेकर 1995 तक और 1942 से लेकर 1955 तक चला था, जिसमें हार्डवेयर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का प्रयोग किया गया था, यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जो था पहले वाले में किया गया था। प्रथम जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का भी प्रयोग जो था हार्डवेयर के रूप में इसमें किया गया था। सॉफ्टवेयर के रूप में प्रथम पीढ़ी में क्या यूज किया गया था, तो मशीन भाषा का प्रयोग, यानी मशीन भाषा का प्रयोग जो था वो किस में किया गया था, तो फर्स्ट जनरेशन में। विशेषता क्या थी, तो प्रथम जनरेशन की जो विशेषता थी, आकार का बड़ा होना, बहुत खर्चीला होना और सीमित अनुप्रयोग, यानी कि वो आकार का बड़ा होना, बड़ा आकार, खर्चीला और सीमित अनुप्रयोग। उदाहरण के तौर में फर्स्ट जनरेशन के जो उदाहरण है, इसमें आपका ENIAC था, फिर इसके बाद एडवेक था, जिस एडवेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कब से कब तक चला था, तो दूसरा जनरेशन 1955 से 1964 के बीच में चला था। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था दूसरे वाले कंप्यूटर में। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर तकनीक का प्रयोग किया गया, यानी कि मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर तकनीक का प्रयोग किया गया। मैग्नेटिक टेप का इसमें प्रयोग किया गया था, मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया था, लेकिन मेन जो था वो ट्रांजिस्टर है। पहले में वैक्यूम ट्यूब है, दूसरे में ट्रांजिस्टर है। असेंबली भाषा का प्रयोग, यानी कि सॉफ्टवेयर में क्या प्रयोग किया गया था, तो इसके सॉफ्टवेयर में असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। फोर्ट्रान का प्रयोग किया गया था। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। इसके बाद कोबोल का इसमें प्रयोग किया गया था। आकार में छोटी, यानी कि इसकी विशेषता क्या थी, तो ये आकार में छोटा था, संग्रहण क्षमता एवं गति काफ़ी अधिक थी, यानी कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी और इसका जो मूवमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा था। इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण थे, तो सेकेंड जनरेशन के अंतर्गत आपका IBM 14 एक था, IBM 1620 था एंड यूनियाक 1108 था। सेकेंड जनरेशन कब से कब तक था, तो सेकेंड जनरेशन 1964 से 1975 के बीच में चला था और इसमें हार्डवेयर के रूप में किसका प्रयोग किया गया था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, यानी कि तीसरे जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है प्रयोग किया गया था। सॉफ्टवेयर में क्या प्रयोग किया गया था, तो OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग, हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक का प्रयोग किया गया था, यानी कि OS का प्रयोग किस में किया गया था, तो सॉफ्टवेयर के रूप में तीसरे जनरेशन में किया गया है। हार्ड लेवल लैंग्वेज बेसिक का प्रयोग भी इसमें किया गया था। विशेषता क्या थी, तो बहुत छोटा आकार इसकी विशेषता थी। डॉक्यूमेंटेशन भी इससे किया जा सकता था और प्रोसेसिंग में अनुप्रयोग में भी उपयोगी था। इसके उदाहरण कौन कौन थे, तो IBM 360, IBM 370 सीरीज जो है इसी से संबंधित था एंड हनीवेल 6000 सीरीज जो है वो भी इसी से संबंधित था। चौथे नंबर का जो जनरेशन था वो आपका 1975 से वर्तमान समय में चल रहा है, यानी कि चौथा जो जनरेशन है वो 1975 से वर्तमान तक चल रहा है। इसके अंतर्गत हार्डवेयर में क्या प्रयोग किया गया था, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि बहुत ही विस्तृत क्षेत्र पर इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है प्रयोग तकनीक का प्रयोग इसमें किया गया और माइक्रो प्रोसेसर का भी इसमें प्रयोग किया गया। सेमीकंडक्टर पदार्थ की भी प्रयोग किया गया, लेकिन नहीं है इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और सॉफ्टवेयर के रूप में क्या प्रयोग किया गया था, तो सॉफ्टवेयर के रूप में जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया गया था। विशेषता क्या थी, तो तेज गति, यानी कि जो चौथे नंबर का जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसकी विशेषता जो थी वो बहुत ही गति में तेज गति इसकी थी और इसकी वैल्यू भी बहुत कम बैठता है। और उदाहरण के तौर पर इसमें IBM PC आया है, इसमें एप्पल का PC आया है, एप्पल का PC और IBM का PC ये चौथी जनरेशन की पीढ़ी के अंतर्गत आया है। नेक्स्ट है पाँचवीं पीढ़ी का, डिस्कस अबाउट फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पाँचवीं पीढ़ी वर्तमान एवं उससे आगे यहीं चलेगा, जिसके अंतर्गत हार्डवेयर के रूप में बायोचिप का प्रयोग किया जाएगा एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का भी प्रयोग किया जाएगा। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग जो था वो पाँचवीं जनरेशन के अंतर्गत किया जाएगा। सॉफ्टवेयर में इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है।
5वें जनरेशन में, और सभी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग भी इसी में किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो विशेषता थी अत्यंत छोटा, यानी कि जो 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर होगा बहुत ही सबसे ज़्यादा छोटा यही होगा, और इसकी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी, उपयोग में भी बहुत आसानी रहेगा, और बहुआयामी यानी मल्टीपर्पज़ होगा। जिसका प्रयोग हम ध्वनि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, दृश्य के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, ध्वनि के रूप में, दृश्य के रूप में और टेक्स्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल के तौर पे जो 5वें जनरेशन वो सुपर कंप्यूटर से संबंधित है, और क्वांटम कंप्यूटर आदि से संबंधित है। क्वांटम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट हेडिंग है कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अगला हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटरों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले नंबर पे एप्लीकेशंस के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, दूसरे नंबर पर पर्पज के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, तीसरे नंबर पे साइज के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। ये एनालॉग कंप्यूटर का फिगर दिया है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये एनालॉग कंप्यूटर का फिगर है। पहले नंबर पर आता है अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटरों के प्रकार, यानी एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटरों के प्रकार। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। पहले नंबर पर आपका डिजिटल कंप्यूटर रहता है, दूसरे नंबर पर एनालॉग कंप्यूटर रहता है, तीसरे नंबर पर हाइब्रिड कंप्यूटर रहता है, चौथे नंबर पर आपका ऑप्टिकल कंप्यूटर रहता है, और 5वें नंबर पर क्या दिया है, तो 5वें नंबर पर दिया है 5th नंबर पर हाइब्रिड कंप्यूटर दिया है, एंड तीसरे नंबर पे हाइब्रिड कंप्यूटर दिया है, चौथे नंबर पे ऑप्टिकल कंप्यूटर दिया है, एंड 5वें नंबर पे क्वांटम कंप्यूटर दिया है। ये कंप्यूटर के निम्नलिखित 5 ही प्रकार हैं। पहले नंबर पे आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिस्कस अबाउट डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो डिजिट का अर्थ होता है अंक। डिजिट का अर्थ होता है अंक। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। ये कंप्यूटर डेटा और प्रोग्रामों को 0 तथा 1 में परिवर्तित कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सभी निर्देश तथा आंकड़े बाइनरी डिजिट के रूप में सुरक्षित रहते हैं, यानी कि डिजिटल जो कंप्यूटर होता है इसमें सभी प्रकार के जो निर्देश एवं आंकड़े होते हैं वो बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी का मतलब 0 और 1 होता है, इसी रूप में जो होता है वो सेफ रहते हैं। यह किसका है, तो डिजिटल कंप्यूटर यही है जिसमें पीसी रहता है, लैपटॉप रहता है, और ये आपका CPU रहता है। यह डिजिटल कंप्यूटर है। सेकेंड नंबर का कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर। सेकेंड नंबर का कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर में किसी भौतिक विधि या राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतों में अनुरूपित किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर सूचनाओं को भौतिक रूप में स्वीकार करता है, जैसे तापमान, दाब इत्यादि। एनालॉग कंप्यूटर में लगातार संकेत के रूप में सूचनाएं मिलती रहती है, जिसे यह परिवर्तित करके आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, सनडायल, थर्मामीटर इत्यादि एनालॉग के उदाहरण होते हैं। यानी कौन कौन से उदाहरण होते हैं, तो एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण के अंतर्गत आपका स्पीडोमीटर आता है, वोल्टमीटर आता है, सनडायल आता है, थर्मामीटर आता है इत्यादि एनालॉग कंप्यूटर के ही उपकरण होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर की मेमोरी कम होती है। एनालॉग की जो कंप्यूटर होता है उसकी मेमोरी जो होती है कम होती है। इन कंप्यूटरों में 100% शुद्धता भी नहीं होती है। इन्हें 100% तक इसमें सिक्योरिटी भी नहीं पाई जाती है। ये हो गया क्या, तो ये एनालॉग कंप्यूटर है। किसका फिगर है, तो ये एनालॉग कंप्यूटर का फिगर है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर का कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर। डिस्कस अबाउट हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के गुणों का सम्मिलित रूप है। इनका प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में मुख्य रूप से होता है, जैसे ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। दोनों का मिक्सअप होता है। मशीन की एक हाइब्रिड कंप्यूटर है, यानी कि ECG मशीन एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। यही है दोनों का सम्मिलित रूप। हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल ये है। हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल यही है, दोनों का सम्मिलित रूप है।
चौथे नंबर पे दिया है प्रकाशी कंप्यूटर। चौथे नंबर पर कंप्यूटर प्रकाशी कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो डिजिटल गणनाओं को संपादित करने हेतु दृश्य प्रकाश या फिर विजुअल लाइट या फिर अवरक्त बीमों या फिर इंफ्रारेड बीम्स द्वारा उत्पन्न फोटोनों का प्रयोग करते हैं, प्रकाशी कंप्यूटर कहलाते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक कंप्यूटर में गणनाओं हेतु इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों की तुलना में फोटोनों के प्रयोग से उच्च बैंडविड्थ हायर बैंडविड्थ प्राप्त करने में मदद मिलती है। इन्हें फोटोनिक कंप्यूटर या फिर फोटॉनिक कंप्यूटर भी कहते हैं। छठवें नंबर का कंप्यूटर है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम यांत्रिकी या फिर क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी कि फिर से क्वांटम यांत्रिकी या फिर क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर कहलाते हैं। क्वांटम व परंपरागत कंप्यूटरों दोनों में सूचनाओं को युग्मक अंकों बाइनरी डिजिट्स या बाइनरी डिजिट बिट्स जैसे 1 और 0 के रूप में संग्रही कूटबद्ध व उपयोग किया जाता है। एक समान कंप्यूटर में प्रत्येक बिट एक स्विच होता है जो या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। क्वांटम कंप्यूटर में ये स्विच ऑन या ऑफ तो होते ही हैं, साथ ही इनकी एक तीसरी अध्यारोपित स्थिति होती है जिसमें वे ऑन या ऑफ एक साथ हो सकते हैं। इन अतिरिक्त विशेषता के कारण ही क्वांटम बीट या फिर क्यूबिट परंपरागत बीट की तुलना में अधिक सूचनाएं कूटबद्ध कर सकते हैं। बिट्स की क्षमता में वृद्धि के कारण ही क्वांटम कंप्यूटर अधिक तेज व शक्तिशाली साबित होते हैं। ये फिगर दिखाया गया है क्वांटम कंप्यूटर का, जिसमें नंबर दिखाया गया 10100 जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, और ये गेट्स जो कि क्लासिकल गेट्स होता है, ये आपका क्लासिकल गेट्स होता है। और फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं 0, यानी यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया गया है, 0 पर ख़त्म किया गया है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया गया है और लास्ट में 1 पे ले जाके ख़त्म किया गया है। ये क्लासिक कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। अब यहाँ पर आउटपुट होता है। आउटपुट से हमें इनपुट मिलता है मेजरमेंट यूनिट। ये आपका मेजरिंग है, इसको हम यहाँ पर देते हैं तो यह मेजरमेंट यूनिट होता है। और गेट प्लेट ये आपका, यानी कि यहाँ पर गेट्स यहाँ पर गेट्स जो होता है वो क्लासिकल होता है, लेकिन यहाँ पर जो गेट्स होता है वो क्वांटम हो जाता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यह क्वांटम स्टेट में बदल देता है। ये आपका क्वांटम कंप्यूटर है। नेक्स्ट है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन प्रोग्राम पर्पज, यानी उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर का उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटरों के प्रकार। कंप्यूटरों को 2 प्रकार के उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी कंप्यूटरों को 2 प्रकार के उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पहले नंबर पर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर जिसे हम जनरल पर्पज कंप्यूटर कहते हैं। दूसरे नंबर पर आपका विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर जिसे हम स्पेशल पर्पज कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पहले नंबर पर आपका सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर जिसे हम जनरल पर्पज कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इन कंप्यूटरों में सामान्य प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे शब्द प्रक्रिया, वर्ड प्रोसेसिंग से पत्र लिखना, यानी पत्र व दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, डेटाबेस बनाना या आदि। इन कंप्यूटरों के CPU की क्षमता सीमित होती है। दूसरे नंबर पर आपका विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर रहता है जिसे हम स्पेशल पर्पज कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इन कंप्यूटरों को विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है तथा इनके CPU की क्षमता उसी के अनुरूप होती है। उदाहरण के लिए फिल्म उद्योग में फिल्म संपादन के लिए विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनका प्रयोग इन क्षेत्रों में भी किया जाता है। मौसम विज्ञान में इसका प्रयोग करते हैं, कृषि विज्ञान में इसका प्रयोग करते हैं, युद्ध में इसका प्रयोग करते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो तीसरे नंबर पे आकार के आधार पर कंप्यूटरों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन साइज। आकार एवं कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले नंबर पर आपका माइक्रो कंप्यूटर रहता है, दूसरे नंबर पे मिनी कंप्यूटर रहता है, तीसरे नंबर पे मेन फ्रेम कंप्यूटर रहता है, चौथे नंबर पे आपका सुपर कंप्यूटर रहता है। पहले पे आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरे पे मिनी कंप्यूटर, तीसरे पे मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथे पे आपका सुपर कंप्यूटर रहता है।
नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में डिस्कस अबाउट माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इनका विकास 1970 के दशक में हुआ था। इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। यह वजन में हल्के तथा सस्ते होते हैं। इन कंप्यूटरों का प्रयोग जो है घरों एवं छोटे व्यवसायों में किया जाता है। इन कंप्यूटरों को CPU या फिर पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन कंप्यूटरों को इन कंप्यूटरों को PC या फिर पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। PC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। PC को निम्न भागों में बांटा गया है। PC जो है यानी पर्सनल कंप्यूटर को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। यही क्या है? तो यही माइक्रो कंप्यूटर है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। इसमें आपका CPU रहता है, ये आपका CPU ये है, ये आपका मॉनिटर है और ये आपका कीबोर्ड्स है। इसी को माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। यानी कि PC यानी पर्सनल कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो पर्सनल कंप्यूटर को निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहले आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर आता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जो नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर लैपटॉप कंप्यूटर आता है, यानी किसके उदाहरण है ये सभी? तो ये पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण है। PC को निम्न भागों में बांटा गया है, यानी PC को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पे आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर आता है। पहले नंबर पे क्या आता है? तो पहले नंबर पे डेस्कटॉप कंप्यूटर आता है। दूसरे नंबर पे लैपटॉप कंप्यूटर आता है। तीसरे नंबर पे पॉम टॉप कंप्यूटर आता है, जिसे हम पॉम टॉप कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। यही है लैपटॉप। चौथे नंबर पे क्या आता है? तो चौथे नंबर पे जो PC दिया है वो आपका नोटबुक कंप्यूटर है, जिसे हम नोटबुक कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। 5वें नंबर पे आपका टैबलेट कंप्यूटर, जो कि टैबलेट के रूप में मिलता है। ये सभी PC के उदाहरण होते हैं, PC के प्रकार होते हैं। पहले नंबर पे आपका दिया है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर जो है वो आकार में बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर है, यानी कि मिनी कंप्यूटर जो होता है आकार में बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं, जिसे सैकड़ों प्रयोक्ता एक साथ उपयोग कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग पैरोल, अकाउंटिंग, वैज्ञानिक प्रयोग आदि के लिए किया जाता है। यह है आपका मिनी कंप्यूटर के उदाहरण। मिनी कंप्यूटर का उदाहरण ये फिगर दिया है मिनी कंप्यूटर का। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। डिस्कस अबाउट मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरे नंबर का कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बड़ी कंपनियों एवं ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के प्रयोग के लिए किए जाते हैं। इनकी कार्य क्षमता मिनी कंप्यूटर से बहुत अधिक होती है। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई प्रयोक्ता यूजर लॉगिन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी बहुत अधिक होती है। इन कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पर किया जाता है। कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसे IBM 4381, ICL 39, CDC साइबर आदि इसी के अंतर्गत आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत। एग्जाम्पल है ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का फिगर दिया गया है। नेक्स्ट है चौथे नंबर का कौन सा कंप्यूटर है? चौथे नंबर पर कंप्यूटर आता है आपका सुपर कंप्यूटर। चौथे नंबर का कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर लगभग मेन फ्रेम कंप्यूटर के समान ही होते हैं, जो आकार में सबसे बड़े, यानी सुपर कंप्यूटर जो होता है वो आकार में सबसे बड़े, तीव्र होते हैं और बहुत अधिक महंगे होते हैं। इनका प्रयोग स्थूल यानी मौसी इसका प्रयोग जो था उपयोग स्थूल या फिर मौसी आंकड़ों के प्रसंस्करण और बहुत ही जटिल समस्याओं के निदान के लिए किया जाता है। बाप रे, सुपर कंप्यूटर इतना बड़ा होता है भाई, देख लो सुपर कंप्यूटर के साइज। डिस्कस अबाउट सुपर कंप्यूटर। बड़ा है तो 6-6-20 का बड़ा ही होगा। आजकल के सुपर कंप्यूटर इस्पात ऊंची अलमारियों जैसे लगने वाले उच्च कोटि के कंप्यूटरों का एक ऐसा सुसंबद्ध समूह होते हैं जिनमें कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हुए किसी भी जटिलतम समस्या का तुरंत हल निकाल लेते हैं। किसी सुपर कंप्यूटर की ताकत का अंदाज़ा उसकी कार्य निष्पादन क्षमता या फिर प्रोसेसिंग स्पीड से लगाया जाता है। यह देखा जाता है कि मशीन 1 सेकेंड में कितनी गणना कर सकती है। सुपर कंप्यूटर की कार्य निष्पादन क्षमता बताने के लिए फ्लॉप्स इकाई का प्रयोग होता है। प्रति सेकंड अरबों खरबों गणना कर देने वाले सुपर कंप्यूटरों का उपयोग खासकर ऐसे क्षेत्र में किया जाता है जिनमें कुछ ही क्षणों में बड़े पैमाने पर
बड़े पैमाने पर गणनाएं करने की ज़रूरत पड़ती है। मसला मौसम संबंधी अनुसंधान, नाभिकीय हथियारों, क्वांटम फिजिक्स और रासायनिक यौगिकों के अध्ययन आदि में सुपर कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। नवंबर 2024 में विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई। इन नवीनतम सूची में यूएसए के सुपर कंप्यूटर AI कैपिटन को विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। फिर से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नवंबर 2024 में विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जो है जारी की गई है। इन द्रुततम सूची में यूएसए के सुपर कंप्यूटर, जिसे हम AI कैपिटन के नाम से जानते हैं, को विश्व का द्रुततम या फिर सबसे फास्ट चलने वाला सुपर कंप्यूटर जो है घोषित किया गया। कहाँ का? यूएसए का। इसका नाम है AI कैपिटन। इसकी अधिकतम संसाधन गति 1742 पेटाफ्लॉप पर सेकेंड है। दूसरे स्थान पर यूएसए का ही सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है, जो कि 1353 है, यानी फ्रंटियर 1353। इसका पेटाफ्लॉप जो होता है पर सेकेंड संसाधन गति धारित करता है। दूसरे स्थान पर यूएसए का ही सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर 1353 पेटाफ्लॉप पर सेकेंड संसाधन गति धारित करता है। अगला हेडिंग दिया है कंप्यूटर्स स्ट्रक्चर्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट दिया है कंप्यूटर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर से कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो देखते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रमुख इकाइयाँ यूनिट्स होती हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम में प्रमुख 4 इकाइयाँ होती हैं। पहले पे आपका CPU आता है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे आपका मेमोरी यूनिट आता है, जिसे हमें MU आता है, जिसे मेमोरी यूनिट के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे IU आता है, जिसे हम इनपुट यूनिट के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर पे आउटपुट यूनिट आता है, जिसे हम आउटपुट यूनिट के नाम से जानते हैं। ये कुछ फिगर दिया गया है किससे संबंधित, तो कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित ये कुछ यूनिट दिया है। यहाँ पर यूनिट दिया है, ठीक। यूनिट इनपुट, यानी कि यहाँ पर इनपुट दिया जा रहा है किसके द्वारा, तो इनपुट के द्वारा जो है डाटा को भेजा जाता है, या कीबोर्ड के द्वारा किया जा सकता है, माउस के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि इनपुट जो हम किसके द्वारा भेज सकते हैं, तो इनपुट जो है हम कीबोर्ड से या फिर माउस के द्वारा भेज सकते हैं। और फिर इसके बाद यह कहाँ जाएगा, तो कंट्रोल या फिर ALU में जाएगा। कंट्रोल या फिर ALU में, ALU को फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। फिर यहाँ से यह आएगा रजिस्टर में। फिर रजिस्टर में केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU, ठीक। या फिर इसके बाद यह CPU में केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, यानी कि CPU में इसका प्रोसेसिंग होगा। फिर प्रोसेसिंग होकर यह डेटा जो होता है वो कहाँ पर, आउटपुट के रूप में, आउटपुट के रूप में मॉनिटर, ठीक। आउटपुट के रूप में मॉनिटर में दिखाई देगा। और यह प्रक्रिया किसके द्वारा किया जाएगा, तो माउस के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, पहले नंबर पर आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है। पहले नंबर पर आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है, जिसे हम CPU के नाम से जानते हैं। सिस्टम यूनिट में CPU एक मुख्य हार्डवेयर होता है। फिर से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डिस्कस अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU। सिस्टम यूनिट, यानी सिस्टम यूनिट में CPU एक मुख्य हार्डवेयर होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग या फिर ब्रेन भी कहा जाता है, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो CPU को ही कहा जाता है। CPU के 2 प्रमुख भाग होते हैं। एक तो आपका कंट्रोल यूनिट होता है, दूसरे नंबर पर आपका ALU होता है, जिसे हम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। CPU के 2 भाग होते हैं। पहले नंबर पर आपका कंट्रोल यूनिट आता है। डिस्कस अबाउट कंट्रोल यूनिट। इनपुट युक्ति को यह कैसे पता चलता है कि अब उसे संग्रहण युक्ति या फिर स्टोरेज यूनिट में डेटा को संग्रहित करना है, और कैसे सिर्फ अंतिम परिणाम ही आउटपुट युक्ति को भेजा जाता है, जबकि माध्यमिक परिणाम को नहीं। यह सभी कुछ कंप्यूटर प्रणाली के कंट्रोल यूनिट से ही संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य कंप्यूटर के हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करना है। फिर से कंट्रोल यूनिट का जो मुख्य कार्य होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करना होता है। इसके साथ ही कंट्रोल यूनिट ALU व मेमोरी के बीच डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। फिर से इसके साथ ही कंट्रोल यूनिट जो होता है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट व मेमोरी के बीच डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। यह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यानी कि कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए
एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्रामों के निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है और इन निर्देशों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करके उचित डिवाइसेस तक पहुंचाता है, जिससे डेटा प्रोसेसिंग हो सके। दूसरे नंबर पे आता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। डिस्कस अबाउट ALU या फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। इसके द्वारा कंप्यूटर में सभी गणितीय एवं तार्किक कार्य किए जाते हैं। यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा क्या किया जाता है, तो इसके द्वारा कंप्यूटर में सभी जो गणितीय या फिर कैलकुलेशन वाला कार्य होता है या मैथमेटिकल जो वर्क होता है एंड जो तार्किक कार्य किए जाते हैं। ALU में गणना करने की गति आधुनिक कंप्यूटरों में पिकोसेकंड में पहुंच गई है। फिर से ALU का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसके द्वारा कंप्यूटर में सभी गणितीय एवं तार्किक कार्य किए जाते हैं। ALU में गणना करने की गति आधुनिक कंप्यूटरों में पिकोसेकंड में पहुंच गई है। दूसरे नंबर पर आता है मेमोरी यूनिट। सेकंड नंबर पर आपका मेमोरी यूनिट आता है। स्मृति या मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसके द्वारा सूचनाओं एवं अनुदेशों के भंडारण एवं पुनरुद्धारण या फिर स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस का कार्य किया जाता है। फिर से स्मृति या मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसके द्वारा सूचनाओं एवं अनुदेशों के भंडारण एवं पुनरुद्धारण, जिसे हम अंग्रेजी में स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस का कार्य किया जाता है, यानी कि स्टोरेज करने का काम करता है। मेमोरी यूनिट जो होता है वो डेटा, निर्देशों एंड परिणामों को आउटपुट के लिए संग्रह करके रखती है। यानी कि मेमोरी जो होता है वो डेटा हो गया, निर्देश हो गया। मेमोरी यूनिट जो होता है वो डेटा हो गया, निर्देश हो गया एवं रिजल्ट्स को आउटपुट के लिए स्टोरेज करके रखती है। यह सेमीकंडक्टर पदार्थ से निर्मित IC चिप होती है। यानी कि जो मेमोरी होती है किससे बना होता है, तो मेमोरी जो होता है वो सेमीकंडक्टर से बना होता है, जो कि सेमीकंडक्टर से बना होता है जिसे हम IC चिप होती है। ठीक है, यानी सेमीकंडक्टर पदार्थ से निर्मित हुई यह ऐसी चिप होता है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है। सामान्यतः कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। यानी कि कंप्यूटर में सामान्यतः 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। कौन कौन सा मेमोरी होता है? एक तो आपका इंटरनल मेमोरी होता है जो कि मोबाइल के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा आपका एक्सटर्नल मेमोरी जो हम बाहर से खरीद कर मोबाइल में यूज करते हैं स्टोरेज को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है मेमोरी की क्षमता को बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट में मापा जाता है। यानी कि मेमोरी की क्षमता को या फिर स्टोरेज ऑफ मेमोरी को जो है किस में मेजर किया जाता है, तो मेमोरी के स्टोरेज को जो है बाइट में, पहले बीट में मेजर करते हैं। 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। फिर इसे बाइट में मेजर करते हैं, फिर मेगाबाइट में, MB में मेजर करते हैं, फिर KB में मेजर करते हैं, फिर GB में मेजर करते हैं, लास्ट में फिर चौथे नंबर पे आपका टेरा में बाइट में मेजर करते हैं, फिर पेंटाबाइट में मेजर करते हैं, फिर इसके बाद एक्जाबाइट में इसको मेजर किया जाता है। जैसे 256 KB, 360 MB, 4 GB, 2 TB आदि। नेक्स्ट मेमोरी में डेटा को संग्रह करने के लिए कई संग्रहण स्थान स्टोरेज लोकेशंस होते हैं। हर स्टोरेज लोकेशन का एक नंबर होता है जिसे हम उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहते हैं। जैसे हमारे घरों के एड्रेस में पिन कोड होता है, उसी प्रकार मेमोरी में एड्रेस होता है। फिर से मेमोरी में डेटा को संग्रह करने के लिए कई संग्रह स्थान होते हैं। मेमोरी में डेटा को संग्रह करने के लिए कई संग्रहण स्थान या फिर स्टोरेज लोकेशंस होते हैं। हर स्टोरेज लोकेशंस का एक नंबर होता है जिसे उस मेमोरी लोकेशंस का एड्रेस कहते हैं। ऐसे हमारे घरों के एड्रेस में पिन कोड, जैसे हमारे घरों के एड्रेस में पिन कोड होता है, उसी प्रकार मेमोरी में एड्रेस होता है। यानी सीधे कहने का मतलब है कि जब हम मेमोरी लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे फाइलें दिखने लगती है, तो उस फाइलों को ही क्या कहा जाता है, तो एड्रेस कहा जाता है। जिस फाइल में हम किसी भी डेटा को स्टोरेज करते हैं उन फाइल को ही क्या कहते हैं, तो एड्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी। पहले नंबर पर क्या आता है, तो पहले नंबर पर आपका प्राइमरी मेमोरी आता है। किसके अंतर्गत यह है, तो ये है इंटरनल मेमोरी के अंतर्गत। इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। यानी इंटरनल मेमोरी जो होता है वो इंटरनल मेमोरी कितने प्रकार का होता है, तो इंटरनल मेमोरी के प्रकार में आपका पहले नंबर पर आता है आंतरिक स्मृति, या फिर इसी को हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। एक कंप्यूटर की आंतरिक स्मृति उसके मदरबोर्ड में चिप्स के रूप में पाई जाती है। आंतरिक स्मृति को प्राथमिक स्मृति फिर से
आंतरिक स्मृति या फिर प्राइमरी मेमोरी। आंतरिक स्मृति पहले नंबर पे दिया है, आंतरिक स्मृति या फिर प्राइमरी मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी कह लो, या फिर इसी को हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। दो प्रकार जो दिया है उसमें, यानी कि मेमोरी के दो प्रकार दिया है, एक तो आपका इंटरनल मेमोरी, दूसरा आपका एक्सटर्नल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। एक कंप्यूटर की आंतरिक स्मृति उसके मदरबोर्ड में चिप्स के रूप में पाई जाती है, यानी कि उसके मदरबोर्ड में यह अपने आप ही सुरक्षित रहता है चिप्स के रूप में। आंतरिक स्मृति या फिर इंटरनल मेमोरी को प्राथमिक स्मृति या फिर मुख्य मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर द्वारा जिन दो प्रकार की आंतरिक इंटरनल मेमोरियों का उपयोग किया जाता है वे हैं, यानी इंटरनल मेमोरी के रूप में जिन इंटरनल मेमोरी भी दो प्रकार का होता है। पहले नंबर पर आपका रैम आता है, जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। दूसरे नंबर पर रोम आता है, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। यानी कि इंटरनल मेमोरी भी दो प्रकार का होता है, एक तो आपका रैम के रूप में होता है, दूसरा आपका रोम के रूप में होता है। डिस्कस अबाउट रैम। रैम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन रैम? रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी या फिर मेमोरी कहा जाता है, यानी कि रैम या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। जिन प्रोग्रामों या सूचनाओं की प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर कर रहा होता है उन्हें कंप्यूटर की स्मृति में धारण करने के लिए रैम का उपयोग किया जाता है। फिर से, जिन प्रोग्रामों और सूचनाओं की प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर कर रहा होता है उन्हें कंप्यूटर की स्मृति में धारण करने के लिए रैम का उपयोग किया जाता है। यही है रैम। ये रैम का फिगर दिखाया गया है इस बुक में, ये रैम का फिगर दिखाया गया है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट, रैम में अंकित सूचना तक अभिगम या पहुंच रैंडम होती है, यानी रैम में अंकित सूचना तक अभिगम या पहुंच यादृच्छिक या फिर रैंडम होती है, क्रमवार नहीं होती है। अतः इसे रैंडमाइजेशन अभिगम स्मृति या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। इसीलिए इसे यादृच्छिक अभिगमन स्मृति या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, यानी कि कोई क्रम नहीं होता है, बिना क्रम के रहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तात्पर्य यह है कि रैम चिप पर रखी गई किसी सूचना को कंप्यूटर चाहे वह किसी भी पते पर स्थित हो सीधा डायरेक्ट पढ़ सकता है। उस सूचना तक पहुंचने के लिए उसे क्रमवार सारे पते से नहीं गुजरना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह कोई व्यक्ति मकान संख्या 226 तक सीधा अर्थात मकान संख्या 1, 2, 3, 10, 100, 220 से क्रमवार गुजरे बिना पहुंच सकता है, यानी डायरेक्ट। यानी कि 3 से मान लीजिए मकान ऐसे बनाए गए हैं, तो इस मकान पर हम डायरेक्ट क्रम पर न जाकर हम दूसरे रास्ते से डायरेक्ट इस मकान तक हम पहुंच सकते हैं, इसी मकान पर यदि हमें जाना है। तो वहीं उसी तरह रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैम होता है, उसका कोई भी क्रम नहीं होता है। नेक्स्ट है टेम्परेरी या फिर वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो टेम्परेरी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसी का चल रहा है ना भाई, रैम के बारे में चर्चा चल रही है। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो टेम्परेरी होता है, यानी अस्थायी होता है, और वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात इसे संग्रहित डेटा कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है तथा उनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो टेम्परेरी या फिर वोलेटाइल, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम टेम्परेरी या फिर वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसे संग्रहित डेटा कंप्यूटर बंद होने पर, यानी कि जो स्टोरेज डेटा होता है यदि कभी कभार कंप्यूटर बंद हो जाने पर नष्ट हो जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर, जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल के अंदर हम कोई भी चीज़ रखते हैं और उसको हम रिसेट जब मार देते हैं तो रिसेट मारने के बाद सब डाटा जो होता है उड़ जाता है। तो उसी तरह इसमें बताया गया है कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है कंप्यूटर के बंद होने पर यह नष्ट हो जाता है तथा उसको पुनः भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन एक्सटर्नल मेमोरी को हम निकाल लेंगे बाहर, जैसे एक्सटर्नल मेमोरी के तौर पर हम लोग जो
मेमोरी लगाते हैं, उसको बाहर निकाल के तब रीसेट मारते हैं। ठीक उसी की तरह एग्जांपल यह बताया गया है। नेक्स्ट है, रैंडम की क्षमता का आकार 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB आदि होते हैं। रैंडम के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, यानी कि रैंडम की क्षमता या फिर आकार जो होता है, यानी कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रैम की क्षमता या फिर जो उसका आकार होता है वो 256 MB तक हो सकता है, 512 MB तक हो सकता है, 1 GB तक हो सकता है, 2 GB तक हो सकता है। रैम के दो प्रकार होते हैं, यानी कि रैम एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी यह दो प्रकार का होता है। एक तो आपका एस रैम होता है, दूसरा आपका डी रैम होता है। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरे नंबर पर डी रैम का आपका डेटा एक्सेसिंग स्पीड, यानी कि डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। पहले नंबर की चर्चा करते हैं तो एस रैम, डिस्कस अबाउट एस रैम। एस रैम में क्या आता है, इसका पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, यानी कि एस रैम जो होता है वो फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। यह एक महंगी मेमोरी होती है। इसकी डेटा अभिगम गति या फिर डेटा एक्सेसिंग स्पीड जो होती है डी रैम से अधिक होती है, यानी कि मोर देन डी रैम होती है। एस रैम में एक बिट डेटा को संग्रहित करने के लिए 4 या 6 ट्रांजिस्टरों की आवश्यकता पड़ती है। फिर से एस रैम यानी कि एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में एक बिट डेटा को संग्रहित करने के लिए 4 या 6 ट्रांजिस्टरों की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक कंप्यूटरों में इसका प्रयोग कैश मेमोरी के रूप में होता है, यानी कि जो आधुनिक या फिर जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसमें एस रैम का प्रयोग जो होता है वो कैश मेमोरी के रूप में होता है। फिगर यहीं दिखाया गया है किसका, तो एस रैम का ये फिगर बनाया गया है पूरा। नेक्स्ट है डी रोम। दूसरे नंबर पे क्या दिया है, तो दूसरे नंबर पे डी रोम दिया है। यह डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, यानी कि डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसकी गति धीमी होती है, यानी कि इसकी जो गति होती है वो बहुत ही स्लो होती है। डी रैम की गति जो होती है वो कंपेयर टू एस रैम की अपेक्षा कम होती है। तो बात करते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं डी रैम के बारे में। यह एस रैम की अपेक्षा सस्ती होती है, यानी कि जो डी रैम होता है वो एस रैम की अपेक्षा सस्ती होती है। डी रैम में एक बिट डेटा को संग्रहित करने के लिए केवल एक कैपेसिटर या फिर एक ट्रांजिस्टर की आवश्यकता पड़ती है। फिर से डी रैम में एक बिट डेटा को संग्रहित या स्टोरेज करने के लिए केवल एक कैपेसिटर तथा एक ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। और पर्सनल कंप्यूटरों में मुख्य मेमोरी के रूप में डायनेमिक रैम का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो पर्सनल होता है, यानी जो पीसी कंप्यूटर होता है जिसका हम प्रयोग लैपटॉप के रूप में करते हैं और लैपटॉप के रूप में करते हैं, टैबलेट के रूप में करते हैं, और इसके बाद जो कंप्यूटर के रूप में करते हैं, इन सभी कंप्यूटर में पीसी यानी कि लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, और पीसी वाला जो कंप्यूटर होता है उसमें यही डायनेमिक मेमोरी का जो है प्रयोग किया जाता है। फिर से पर्सनल कंप्यूटरों में मुख्य मेमोरी के रूप में डायनेमिक में रैम का ही प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसान है बस पढ़ने के लिए भाई। यह है डी रैम का फिगर। दूसरे नंबर का टाइप्स है रोम। दूसरे नंबर का, पहले नंबर पे रैम था, अब दूसरे नंबर पे इसमें रोम है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस मेमोरी में भंडारित डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। इसे न तो वहां से हटाया जा सकता है और न ही किसी अन्य सूचना या डेटा को वहां भंडारित किया जा सकता है। वास्तव में कंप्यूटर में इस स्मृति क्षेत्र या अर्थात इस मेमोरी में भंडारित डेटा या अनुदेश को कंप्यूटर के निर्माता द्वारा कंप्यूटर के निर्माण के समय ही बना दिया जाता है। अतः यह मेमोरी कंप्यूटरों में अस्थायी या नॉन वोलेटाइल रूप में रहती है, यानी कि जब कंप्यूटर बनाया जाता है तो उसी समय जो होता है रोम को उसमें डाल दिया जाता है, और यह परमानेंट होती है और नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि वह नष्ट होने वाली नहीं होती है। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, यानी कि कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं जो होती हैं वो संग्रहित रहती हैं, जबकि ऐसा रैम में
बिल्कुल भी नहीं रहता है, नष्ट नहीं होती है। सामान्यतः बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसे हम BIOS के नाम से जानते हैं, BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनका नाम एक प्रोग्राम रोम चिप में संग्रहित होता है। बायोस कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह होता है, यानी कि बायोस क्या होता है? तो बायोस कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह होता है। बायोस जो होता है, फिर से बायोस कंप्यूटरों को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह होता है। कंप्यूटर का सहजता से प्रयोग करने के लिए ये निर्देश आवश्यक होते हैं। बायोस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर को चालू करते समय पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो P फॉर पावर, O फॉर ऑन, S फॉर सेल्फ, T फॉर टेस्ट, यानी कि बायोस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर को चालू करते समय पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट निर्देश देना होता है। स्वपरीक्षण यह तय करता है कि कंप्यूटर के सभी भाग जैसे हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर आदि तकनीक रूप से सही स्थिति में हैं। यदि स्वपरीक्षण में कोई अनियमितता पाई जाती है तो बायोस उसे ठीक करने के लिए कंप्यूटर को एक कोड देता है। इस तरह के कोड प्रायः एक बीप रूप में होते हैं जो कंप्यूटर को चालू करते समय सुनाई देते हैं। रीड ओनली मेमोरी निम्न प्रकार की होती है, यानी कि जो रीड ओनली मेमोरी होती है वो निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहले नंबर पर आपका PROM आता है। PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका पूर्ण रूप है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसा रोम है जिसे सामान्यतः निर्माता सूचना शून्य बनाता है। अर्थात निर्माण के समय इसमें कोई डेटा या अनुदेश निर्माता द्वारा नहीं डाला जाता है। उपयोगकर्ता इसमें अपने डेटा या अनुदेश को केवल एक बार डाल सकता है, इसके बाद यह रोम काम करता है। खास बात यह है कि इस प्रकार की रोम में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जा सकता है, फिर उसे न तो मिटाया जा सकता है और न ही संशोधित किया जा सकता है। PROM के फिगर दिया है यहाँ पर, यह है PROM का फिगर। EPROM अगला है। PROM हो चुका, अब अगला दिया है EPROM दूसरा दिया है EPROM। इसका पूरा नाम होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस चिप ने PROM की समस्या को दूर किया है, यानी कि EPROM जो है वो PROM की समस्या को पूरी तरह से दूर कर दिया है। EPROM में संग्रहित प्रोग्राम में सुधार किया जा सकता है। इसके लिए चिप को बोर्ड से निकालकर पराबैंगनी किरणों या फिर अल्ट्रावायलेट रेज के सामने रख दिया जाता है और चिप के डेटा को डिलीट किया जाता है। इसके बाद पुनः प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। ये क्या है? EPROM है। EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EEPROM का मतलब एक शब्द बढ़ता चला जाएगा इसमें। इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार की रोम पर स्टोर किए गए प्रोग्राम को मिटाने अथवा संशोधित करने के लिए किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। कमांड्स दिए जाने पर, यानी कमांड्स या निर्देश या फिर इंफॉर्मेशन दिए जाने पर कंप्यूटर में उपलब्ध विद्युत सिग्नल या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल ही इस प्रोग्राम को संशोधित कर देते हैं। ये आपका EEPROM का फिगर। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे आपका बाह्य स्मृति या फिर सेकेंडरी मेमोरी। दूसरे नंबर पे क्या आता है? तो दूसरे नंबर पे आपका बाह्य स्मृति या फिर एक्सटर्नल मेमोरी, यानी कि पहले नंबर इतना जो कहानी चला है वो इंटरनल मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी के बारे में डिस्कस हुआ है, जिसके अंतर्गत आपका EPROM, PROM और ये सभी जितने कहानी था सब उसी से संबंधित था। अब यह है एक्सटर्नल मेमोरी, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बाह्य स्मृति, एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी। डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर
को वह स्मृति एवं भंडारण माध्यम की आवश्यकता 3 मुख्य कारणों से होती है। फिर से कंप्यूटर को वह स्मृति या फिर एक्सटर्नल मेमोरी एवं स्टोरेज माध्यम की आवश्यकता 3 मुख्य कारणों से होती है। कौन कौन से 3 मुख्य कारण हैं देख लेते हैं इसके बारे में। पहले नंबर पर दिया है, जिस डेटा या सूचना की आवश्यकता प्रतिदिन के उपयोग के लिए नहीं होती है उसे आंतरिक स्मृति में रखने का लाभ नहीं, अतः इसे बाह्य स्मृति में रखा जाता है। फिर से, जिस डेटा या सूचना की आवश्यकता प्रतिदिन के उपयोग के लिए नहीं होती है उसे आंतरिक स्मृति में रखने का लाभ नहीं होता है, अतः इसे एक्सटर्नल मेमोरी में ही रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो प्रतिदिन यूजेबल न हो, यानी कि वह प्रोग्राम या फिर वह डेटा जिसका हमें रोज़ आवश्यकता नहीं होती है, कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम एक्सटर्नल मेमोरी में रखते हैं। सेकंड कारण है, आंतरिक स्मृति में सीमित स्थान होता है, यानी कि जो आंतरिक स्मृति होता है या फिर इंटरनल जो मेमोरी होता है उसमें बहुत ही सीमित स्थान होता है किसी डाटा को स्टोरेज करने के, अतः जो डेटा अत्यंत आवश्यक न हो उसे बाह्य स्मृति में रखते हैं, यानी कि जो डाटा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता उसको हम एक्सटर्नल मेमोरी में रखते हैं, ताकि आंतरिक मेमोरी में अनिवार्य डेटा के लिए प्रचुर स्थान बना रहे, यानी कि ताकि जो जैसे मान लीजिए मोबाइल में जो इंटरनल मेमोरी होता है उसमें केवल इम्पॉर्टेंट ही डेटा रखा जाता है। क्यों? कि जिसका रोज़ हम उपयोग करते हैं, जैसे एप्लीकेशन हो गया सभी प्रकार का, तो इसीलिए स्टोरेज हम उसमें बचा के रखते हैं कि मोबाइल हैक ना करने पाए। तो इसीलिए एक्सटर्नल मेमोरी को लगाकर जो रोज़ के काम में यूज होने वाला डाटा नहीं उसको हम एक्सटर्नल मेमोरी में सेव कर लेते हैं। तीसरे नंबर का पॉइंट दिया है क्या, तो विद्युत आपूर्ति बाधित होने जाने पर, यानी तीसरा कारण दिया है विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाने, वायरस आ जाने या अन्य कारणों से कंप्यूटर की आंतरिक स्मृति में संचित डेटा नष्ट हो सकता है, अतः आंतरिक स्मृति में भंडारित डेटा को भी प्रतिलिपि के रूप में बाह्य स्मृति में भंडारित करना श्रेयस्कर होता है। बाह्य स्मृति को द्वितीयक स्मृति या सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, यानी कि जब कंप्यूटर किसी कारणवश बंद हो जाता है और उसमें जो रखे हुए डाटा नष्ट होने का डर रहता है, तो उसको फिर हम एक्सटर्नल मेमोरी में रखकर तब हमारा कंप्यूटर जो था वो रीसेट किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर को जो हम रीसेट करते हैं तो उसमें जो रखा हुआ डाटा होता है वो उसका नष्ट होने की संभावना रहती है, तो इसीलिए उस डाटा को हम एक्सटर्नल मेमोरी में रख के तब हम कंप्यूटर को रीसेट करते हैं। या फिर जब कंप्यूटर को ख़राब होने के समय, यानी कंप्यूटर जब अब अच्छी तरह से काम नहीं करता है तो उस समय सभी डाटा को हम एक्सटर्नल मेमोरी में कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मेमोरी के कुछ प्रकार, यानी फ्लॉपी डिस्क आता है इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, तो एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत। या फिर सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत कौन से उदाहरण देते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आपका कौन सा उदाहरण आता है, या फिर सेकेंडरी मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी के जो उदाहरण होते हैं इसमें आपका फ्लॉपी डिस्क आता है, दूसरे नंबर पर आपका हार्ड डिस्क आता है, तीसरे नंबर पर आपका CD आता है जिसे हम कम्पैक्ट डिस्क के नाम से जानते हैं, चौथे नंबर पर आपका DVD आता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के नाम से जानते हैं, 5वें नंबर पर पेन ड्राइव आता है जिसका हम यूज एक्सटर्नल रूप में करते हैं, एंड 6वें नंबर पे फ्लू रे डिस्क, जो कि फ्लू रे डिस्क यानी ब्लू रे डिस्क जिसे हम BRD के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पे आपका दिया है फ्लॉपी डिस्क, डिस्कस अबाउट फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, तो आइए देखते हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में। तो फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बाह्य स्मृति के रूप में किया जाता था, परंतु अब यह प्रचलन में बिल्कुल भी नहीं है। फ्लॉपी डिस्क एक लचीला चुंबकीय भंडारण माध्यम है। फ्लॉपी डिस्क आरंभ में 8 इंच तथा बाद में इसे 5 चौका 20 21 21 24 5.2 से लेके 5.2 इंच से लेकर 3.5 इंच के आकार में निर्मित की जाती थी, यानी 5.5 इंच से लेकर 3.5 इंच के बीच में इसका निर्मित किया जाता था। यही आपका फ्लॉपी डिस्क, यही फ्लॉपी डिस्क का भैया उदाहरण है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर का डिस्क है हार्ड डिस्क। डिस्कस अबाउट हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में एक मैग्नेटिक डिस्क होती है, यानी कि जो हार्ड डिस्क होता है इसमें एक मैग्नेटिक डिस्क होता है। फिर से हार्ड डिस्क में एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसमें एक से अधिक डिस्क होती है। प्रत्येक डिस्क
ट्रैक में विभाजित होती है, यानी कि प्रत्येक जो डिस्क होता है वो बहुत सारे ट्रैक में विभाजित होती है और प्रत्येक ट्रैक सेक्टर में विभाजित होती है। हार्ड डिस्क की स्टोर करने की क्षमता जो होती है बहुत अधिक होती है, यानी कि जो हार्ड डिस्क होती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। जैसे 160 GB तक होता है, 500 गीगाबाइट तक होता है, 1 टेराबाइट तक होता है। फिर से देख लेते हैं, हार्ड डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ये क्वेश्चन की दृष्टि से। तो हार्ड डिस्क में एक मैग्नेटिक डिस्क होती है, यानी कि हार्ड डिस्क में एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसमें एक से अधिक डिस्क होती है और प्रत्येक डिस्क ट्रैक में विभाजित होते हैं और प्रत्येक ट्रैक सेक्टर में विभाजित होते हैं। हार्ड डिस्क की स्टोर करने की क्षमता जो होती है बहुत अधिक होती है, जैसे 160 GB तक, 500 GB तक और 1 टेराबाइट आदि तक। यही होता है आपका हार्ड डिस्क। यह है आपका हार्ड डिस्क का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम CD के नाम से जानते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क को हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। यह मानक CD का व्यास लगभग 120 मिलीमीटर या फिर 4.7 इंच होती है। फिर से जो CD होता है जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जानते हैं, एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। यह मानक CD का व्यास लगभग 120 मिलीमीटर या फिर 4.7 इंच होती है और यह 60/80 मिनट की श्रव्य सामग्री या ऑडियो या फिर 650 MB या फिर 700 MB डेटा के संग्रहण में सक्षम होती है। फिर से इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, तो CD की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसमें हम 60 से लेके 80, यानी कि 60 से लेके 80 मिनट की श्रव्य सामग्री को रख सकते हैं। 60 से लेकर 80 मिनट तक की श्रव्य सामग्री को इसमें हम रख सकते हैं। या फिर इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है 500 MB से लेके 700 MB तक का होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क 1.2 मिलीमीटर मोटाई की पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक की, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क 1.2 मिलीमीटर मोटाई की पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है। पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक की बनी होती है। इस पर चढ़ा हुआ आवरण उच्च परावर्तक होता है तथा साधारणतः एल्युमिनियम का बना होता है। डेटा को पढ़ने के लिए एक निम्न तीव्रता की लेजर किरण का प्रयोग होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क विभिन्न प्रारूपों में उपलब्ध है, जिनमें प्रमुख है, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क या CD जो होता है वो विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जिसमें आपका पहले नंबर पर दिया है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम रोम के नाम से जानते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क में पहले, यानी कि यह CD के प्रकार है, यानी CD के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो CD के प्रकार में आपका CD रोम आता है, और क्या आता है CDR आता है, और क्या आता है CDRW आता है, और क्या आता है तो DVD इसी के अंतर्गत आता है। और क्या देखने को मिलता है, नहीं DVD गलत है, DVD अगला पार्ट है। यानी 3 प्रकार होते हैं CD के, 3 प्रकार होते हैं। एक तो आपका CDRW होता है, दूसरे नंबर पे CDR होता है और पहले पे क्या होता है, तो पहले नंबर पे आपका CD रोम होता है। पहले नंबर पे आपका CD रोम होता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। डिस्कस अबाउट CD रोम से क्या तात्पर्य होता है, तो CD रोम या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, यानी CD रोम को हम क्या नाम से जानते हैं, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रोम को तो पता है पहले से, रीड ओनली मेमोरी होता है। CD रोम में भंडारित सूचना सामग्री को मात्र पढ़ा जा सकता है, यानी कि CD रोम में भंडारित सूचना सामग्री को मात्र पढ़ा जा सकता है, उस पर कुछ लिखा या उसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। कि CD रोम के उत्पादकों द्वारा CD रोम पर भी लिखने या रिकॉर्ड करने के लिए अत्यधिक तीव्र लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। रिकॉर्ड किए गए डेटा को CD रोम ड्राइव के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। CD रोम ड्राइव में CD रोम को पढ़ने के लिए एक लेजर अवरक्त का प्रयोग किया जाता है। येलो बुक एक तकनीकी मानक है। येलो बुक जो होता है एक तकनीकी मानक है जो CD रोम के प्रारूपों को परिभाषित करता है। ये है आपका CD रोम का एग्जांपल यहाँ पर दिया है फिगर। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आपका CDR आता है, जिसे हम रिकॉर्डेबल यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, यानी रिकॉर्डेबल कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी CDR का मतलब या फिर RCD जिसे कहते हैं, तो रिकॉर्डेबल कॉम्पैक्ट डिस्क। जिस CD में डेटा को केवल एक बार लिखा जा सके, यानी कि जिस कॉम्पैक्ट डिस्क में डेटा को केवल एक बार लिखा जा सके उसे CDR कहते हैं। फिर से जिस CD में डेटा को केवल एक बार लिखा
या फिर राइट किया जा सके उसे CDR कहते हैं। इन्हें वर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इन्हें वर्म यानी राइट वंस रीड मेमोरी यानी कि वर्म, राइट वंस रीड मैनी। वर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? तो W से राइट हो जाएगा, O से वंस हो जाएगा, R से रीड हो जाएगा, M से मैनी हो जाएगा, यानी राइट वंस रीड मैनी डिस्क भी कहते हैं। तीसरे नंबर का पॉइंट क्या है? तो CDRW जिसे हम राइटेबल कम्पैक्ट डिस्क के नाम से जानते हैं, यानी कि राइटेबल कम्पैक्ट डिस्क के नाम से जानते हैं। जिस CD में डेटा को बार बार संग्रहित किया और मिटाया जा सके उन्हें CDRW कहते हैं। फिर से जिस CD में डेटा को यानी जिस कम्पैक्ट डिस्क में डेटा को बार बार स्टोरेज किया जाए और फिर उसको डिलीट किया जा सके उसे ही CDR कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट जो टाइप्स दिया है किसका? तो नेक्स्ट एक्सटर्नल मेमोरी का जो नेक्स्ट पार्ट दिया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दूसरा प्रकार है, चौथा नंबर का प्रकार है आपका DVD यानी रोम। जो रोम है, रोम का चौथा प्रकार दिया है DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से भी जानते हैं। यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD को हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से भी जानते हैं। DVD एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि DVD जो होता है एक प्रकार का ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है जो CD की तरह ही होती है, परंतु इसकी संग्रहण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी सिंगल लेयर एवं सिंगल सीडेड CD से लगभग 7 गुना अधिक होती है। फिर से इसकी स्टोरेज यानी CD के समान ही होता है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो CD की अपेक्षा 7 गुना ज़्यादा होती है। DVD की संग्रहण क्षमता 4.7 GB से लेकर 17 GB तक होती है, यानी कि DVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी तो वो 4.7 GB से लेकर 17 GB तक होती है। DVD ड्राइव में DVD को पढ़ने के लिए लाल रंग की लेजर किरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि DVD ड्राइव में DVD को पढ़ने के लिए लाल रंग की लेजर किरण का उपयोग किया जाता है। इस लेजर की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो 650 नैनोमीटर होती है, यानी कि इस लेजर की तरंग दैर्घ्य 650 नैनोमीटर होती है। DVD भी 2 प्रकार की होती है, यानी कि DVD भी कितने प्रकार का होता है? तो DVD भी निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। ये दिया है DVD का एग्जाम्पल। DVD भी जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा DVD होता है? एक तो आपका DVD-R होता है, दूसरे नंबर पर DVD-RW होता है। DVD-R का मतलब होता है इन पर केवल एक बार डेटा लिखा जा सकता है, यानी कि DVD-R यानी कि राइटेबल डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर राइटेबल डिजिटल वीडियो डिस्क है। इस पर केवल एक बार डेटा को लिखा जा सकता है। जबकि दूसरे नंबर पर आपका DVD-RW आता है, जिसे हम राइटेबल डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर राइटेबल डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से जानते हैं। इस पर डेटा को बार बार संग्रहित किया या फिर मिटाया जा सकता है, यानी कि DVW या फिर DVW-RW जिसे हम राइटेबल डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जिसे कहते हैं। इस पर जो है डेटा को बार बार स्टोरेज किया जा सकता है और उसको डिलीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। 5वें नंबर का जो स्टोरेज है पेन ड्राइव, यानी कि 5वें नंबर पे जो रोम आता है कौन सा है? तो 5वें नंबर का जो रोम होता है पेन ड्राइव होता है, जिसका यूज हम नॉर्मली तरीके से स्टोरेज के रूप में करते हैं। पेन ड्राइव को USB फ्लैश ड्राइव, फिर से पेन ड्राइव को USB फ्लैश ड्राइव या फिर USB फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, यानी पेन ड्राइव को हम USB फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव वर्तमान डेटा संग्रहण युक्तियों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इसकी डेटा संग्रहण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अधिक होती है। वर्तमान में 1 TB तक डेटा का संग्रहण करने वाली पेन ड्राइव संग्रहण करने वाली पेन ड्राइव बाजार में उपलब्ध है। पेन ड्राइव में डेटा के संग्रहण या फिर भंडारण एवं उसे पढ़ने हेतु फ्लैश मेमोरी या एकीकृत USB यूनिवर्सल सीरीज बस, यानी कि USB का फुल फॉर्म का होता है, तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरीज बस इंटरफेस का प्रयोग होता है। यही है आपका USB 1 टेराबाइट तक जो है डेटा का संग्रहण कर सकता है। 6वें नंबर का जो रोम दिया है कौन सा? तो 6वें नंबर का रोम है ब्लू रे डिस्क, जिसे हम
BRD के नाम से जानते हैं। ब्लू रे डिस्क यानी कि 6वें नंबर का जो क्या है, तो 6वें नंबर पे आपका आता है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क का मतलब क्या होता है, तो यह एक ऑप्टिकल डिस्क है, यानी कि ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे DVD, जिसे हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से जानते हैं, का उन्नत एडवांस संस्करण कहा जा सकता है। ब्लू रे डिस्क में ब्लू लेजर रंग के कलर को तथा रे ऑप्टिकल किरण को प्रदर्शित करता है। फिर से ब्लू रे डिस्क में ब्लू लेजर के रंग को तथा रे ऑप्टिकल रे को प्रदर्शित करता है। ब्लू रे ड्राइव में जिस लेजर का प्रयोग ब्लू रे डिस्क को बढ़ाने के लिए किया जाता है उसकी तरंग दैर्घ्य 405 नैनोमीटर होती है। 405 नैनोमीटर होती है। और इसका किस्सा ब्लू रे यानी ब्लू रे डिस्क का उदाहरण यही है। ब्लू रे डिस्क का जो है एग्जाम्पल यही है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, ब्लू रे डिस्क निम्न 3 प्रारूपों में उपलब्ध होती है। यानी कि ब्लू रे डिस्क जिसे हम BRD के नाम से जानते हैं, यह 3 फॉर्मेट में अवेलेबल रहता है। पहले नंबर पे आपका BD रोम होता है, दूसरे नंबर पे आपका BDR होता है, तीसरे नंबर पे आपका BDRE होता है। BDROM का मतलब क्या होता है, तो ब्लू रे डिस्क रोम, ब्लू रे डिस्क रोम, ब्लू रे डिस्क रोम। दूसरे नंबर पे ब्लू रे डिस्क आर, ब्लू रे डिस्क आर, ब्लू रे। BDR का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे एक ही में है, ये ब्लू रे एक ही में है, ये भी ब्लू रे एक ही में है, यानी कि ब्लू रे डिस्क रोम, ब्लू रे डिस्क आर। एंड तीसरे नंबर पे ब्लू रे डिस्क RI, ब्लू रे डिस्क RE। ब्लू रे डिस्क 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि ब्लू रे डिस्क 2 प्रकार का होता है। यानी ब्लू रे जो डिस्क होता है, यानी BRD जिसे हम BRD के नाम से जानते हैं, ब्लू रे डिस्क 2 प्रकार की होती है। यानी कि ब्लू रे यानी BD जो होता है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा, एक आपका सिंगल लेयर होता है, दूसरा आपका डबल लेयर होता है। सिंगल लेयर में क्या आता है, तो सामान्यतः इसमें 25 GB तक का डेटा संग्रहित करने की क्षमता पाई जाती है। यानी कि सिंगल लेयर वाले में, यानी सिंगल लेयर BD में, सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क में 25 GB तक स्टोरेज करने की कैपेसिटी पाई जाती है, जबकि डबल लेयर ब्लू रे डिस्क में सामान्यतः इसमें 50 GB तक डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है हेडिंग, वर्चुअल मेमोरी किसे कहते हैं, तो वर्चुअल मेमोरी किसे कहा जाता है, तो अधिकांश आधुनिक कंप्यूटरों में रैम की क्षमता को विस्तारित करने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर से, अधिकांश आधुनिक कंप्यूटरों में रैम की क्षमता को विस्तारित करने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसे आभासी स्मृति या फिर वर्चुअल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इस मेमोरी प्रबंधन तकनीकी में कंप्यूटर की भौतिक स्मृति फिजिकल मेमोरी में संग्रहित सूचना को हार्ड डिस्क की स्मृति में ले जाया जाता है। नेक्स्ट है, यदि उदाहरण के लिए यदि किसी कंप्यूटर में 2 GB रैम तथा 1 GB पेज फाइल उपलब्ध है, तो इसका यह अर्थ है कि कंप्यूटर की कुल उपलब्ध मेमोरी 3 GB है। फिर से, यदि उदाहरण के लिए यदि किसी कंप्यूटर में 2 GB रैम तथा 1 GB पेज फाइल उपलब्ध है, तो इसका यह अर्थ है कि कंप्यूटर की कुल उपलब्ध मेमोरी 3 GB है, यानी 2 + 1 GB। इस तकनीक में रैम में संचित जिन पेजों की शीघ्र आवश्यकता होने की संभावना नहीं होती है, उन्हें हार्ड डिस्क पर डाल दिया जाता है। इस प्रकार ये पेज जो मेमोरी घेरे हुए थे, वह अब अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। हार्ड डिस्क पर डाले गए पेजों की जब आवश्यकता पड़ती है, तब उन्हें वास्तविक स्मृति रैम में अन्य पेजों को हटाकर पुनः लोड कर दिया जाता है। कैशे मेमोरी किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी का मतलब क्या होता है, तो कैशे मेमोरी का मतलब होता है बहुधा माइक्रो प्रोसेसर तीव्र गति से कार्य करते हैं, यानी कि बहुत सारे जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं बहुत ही तीव्र गति से कार्य करते हैं, जबकि मेमोरी का पठन व लेखन उतनी तीव्र गति से नहीं हो पाता है। इस प्रकार माइक्रो प्रोसेसर की तीव्र गति का लाभ नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि कंप्यूटर की प्रत्येक क्रिया में मेमोरी का पठन अथवा लेखन अनिवार्य होता है। इस समस्या के निवारण हेतु माइक्रो प्रोसेसर तथा रैम के मध्य एक तीव्र गति की स्मृति का उपयोग किया जाता है।
जो संग्रहण क्षमता में मुख्य मेमोरी से छोटी तथा क्षति तथा गति सक्षमता में उससे बहुत अधिक होती है। इस स्मृति को कैशे स्मृति कहा जाता है। चूँकि कैशे मेमोरी की पठन गति तीव्र होती है, अतः यह माइक्रो प्रोसेसर की गति के अनुसार उसे डाटा प्रदान करने में सक्षम होती है। इस कार्य के अतिरिक्त कैशे मेमोरी को जो भी समय मिलता है उसे यह रैम से डेटा प्राप्त करती रहती है। इस प्रकार धीमी गति से कार्य करने वाली रैम का प्रभाव माइक्रो प्रोसेसर की गति पर नहीं पड़ता है एवं उसे अपनी आवश्यकता अनुसार डेटा उपलब्ध होता रहता है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है। मेजरिंग यूनिट दिया है। एक बीट बराबर कितना होता है, तो एक बीट में मेमोरी यूनिट यानी मेमोरी का यूनिट के किस किस का मेमोरी यूनिट है उसके बारे में दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बीट बराबर बाइनरी सिस्टम यानी 0 से 1 तक होता है, यानी कि एक बीट में जो मेमोरी का यूनिट होता है, यानी एक बीट मेमोरी का यूनिट क्या होता है, तो एक बीट मेमोरी का यूनिट 0,1 होता है। 4 बिट्स मेमोरी का यूनिट कितना होता है, तो 1 निब्बल होता है। यानी 4 बिट्स बराबर कितना होता है, तो 4 बिट्स बराबर 1 निब्बल होता है। 2 निब्बल बराबर 1 बाइट होता है और 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब होता है एक बीट बराबर कितना होता है, तो एक बीट का जो है 0 या फिर 1, एक बीट का जो यूनिट होता है, एक बीट का यूनिट कितना होता है, तो 0 या फिर 1 होता है। और 4 बिट्स बराबर कितना होता है, तो 4 बिट्स बराबर 1 निब्बल होता है। 2 निब्बल बराबर कितना होता है, तो 2 निब्बल बराबर 1 बाइट होता है। और 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, यानी 2 निब्बल बराबर 1 बाइट होता है या फिर 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, 10 से 24 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। 10 से 24 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। 10 से 24 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। 10 से 24 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। फिर 10 से 24 टेराबाइट बराबर 1 पेंटाबाइट होता है। फिर 10 से 24 पेंटाबाइट बराबर 1 एक्जाबाइट होता है। लास्ट में आपका एक्जाबाइट आता है। याद हो गया सब। नेक्स्ट है क्लाउड भंडारण, जिसे हम क्लाउड स्टोरेज के नाम से जानते हैं। इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।